नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। आज सीटेट का चौथा क्लास है। उम्मीद करते हैं कि बाकी अन्य 3 क्लास भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आगे क्लास लेने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस क्लास का उद्देश्य जो भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स उसको रिवीजन कर सकें और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे क्लास के वीडियो को हूबहू समझ सके। क्योंकि आप लोग तो ऑफलाइन क्लास कर नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर मेरे ऑफलाइन क्लासेस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने चौथे क्लास को, प्रगतिशील कक्षा और समावेशी कक्षा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रगतिशील कक्षा क्या है। दोस्तों, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं कि जो भी 8-10 क्लास होगा उसमें सभी विषय वस्तुओं पर एक संक्षिप्त चर्चा होगी। उसके बाद जब हम चैप्टर वाइज लेक्चर बनाएंगे तो उसमें प्रत्येक चैप्टर को विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो दोस्तों, संक्षिप्त रूप से अभी हम देखते हैं प्रगतिशील कक्षा को। देखिए दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा क्या है, इसको सरल शब्दों में समझिए। प्रगतिशील कक्षा का मतलब हुआ कि बच्चा कक्षा में प्रगति करेगा। कैसे करेगा? जब बच्चा खुश रहेगा तब करेगा। अब बच्चा खुश कैसे रहेगा? तो जब गाना सुनेगा, वीडियो देखेगा, कार्टून देखेगा, आपस में सब बैठकर मस्ती करेगा, तभी वह सबसे ज़्यादा सीखेगा। तो दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, प्रोजेक्टर, परियोजना, सामूहिक कार्य इत्यादि के माध्यम से जब कक्षा का संचालन किया जाए तो उसे हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। तो क्या क्या दोस्तों, पीछे से आप बोल सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, प्रोजेक्टर, परियोजना, सामूहिक कार्यों के द्वारा जब कक्षा का संचालन किया जाए तो उसे हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। इसके संपादक जॉन डीवी हैं। इसमें सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो जॉन डीवी ने दिया। यानी हम कह सकते हैं जब ऑडियो, वीडियो, प्रोजेक्टर जिस क्लास में लगाया जाएगा तो उसे हम आधुनिक कक्षा भी कह सकते हैं, स्मार्ट क्लासरूम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक कक्षा सब एक ही है, और जिसमें बच्चा के ज्ञान का निर्माण होता है, संरचना होता है, अवधारणा विकसित होता है, कुछ नया नया चीज़ करने के लिए सीखता है, सृजनात्मक होता है और संकल्पनात्मक समझ जो है बढ़ता है। तो दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा आप याद रखेंगे क्या? ऑडियो, वीडियो, प्रोजेक्टर, परियोजना, सामूहिक कार्य, प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि के माध्यम से जब कक्षा का संचालन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रगतिशील कक्षा। अब आते हैं दोस्तों समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में क्या होता है दोस्तों कि सामान्य बच्चा के साथ साथ आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा जब पढ़े बिना भेदभाव के, है ना, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के पढ़े और शिक्षक उसके लिए विशेष सुविधा प्रदान करे, विशेष शैक्षणिक योजना बनाए, तो उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। कौन पढ़ेगा इसमें? सामान्य बच्चा, और दूसरा कौन पढ़ेगा? आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा। एक दूसरा पॉइंट याद रखना है कि क्या भेदभाव होगा उसके साथ? तो नहीं, बिना भेदभाव और बिना पक्षपात के। तो पहला हो गया सामान्य बच्चा और आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा, दूसरा हो गया बिना भेदभाव और बिना पक्षपात के, और तीसरा हो गया शिक्षक उसके लिए विशेष शैक्षणिक योजना बनाएंगे और विशेष सुविधा भी प्रदान करेंगे। तो ये दोस्तों हो गया समावेशी कक्षा। और समावेशी कक्षा किस कानून के तहत आता है? तो अब चलिए जरा कानून को देखते हैं। RTE 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह कहा गया है कि दिव्यांग बच्चा को, आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा को सामान्य बच्चे के साथ पढ़ने का अधिकार है, और यह अब कानून बन गया है। अधिकार है तो सीमित, अधिकार तक ठीक है। यदि आप अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो नैतिक रूप से आप गलत करते हैं, लेकिन जब अधिकार कानून बन जाएगा दोस्तों और उसका उल्लंघन कीजिएगा तो आपको सजा होगी। तो अब ये कानून बन गया है।
तो समावेशी कक्षा किस कानून के अंतर्गत आता है? तो RTE 2009 के अंतर्गत। अब पूछेगा कि RTE 2009 के अंतर्गत कौन कक्षा है? तो समावेशी कक्षा है। पूछेगा कि कौन सा कानून के तहत दिव्यांग बच्चा को सामान्य बच्चा के साथ पढ़ाया जाने का प्रावधान है? तो RTE 2009 के तहत है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ शब्द को और देखते हैं, कुछ तथ्य को। जैसे सबसे पहले अब चलिए, बालक दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के, सामान्य बालक और दूसरा दिव्यांग बालक। सामान्य बालक जो हम लोग हैं, जो दिव्यांग नहीं हैं, और दिव्यांग बालक जो दिव्यांग है। ठीक। अब दिव्यांग बच्चे भी दो प्रकार के, एक आंशिक रूप से दिव्यांग, कम दिव्यांग, और दूसरा सबसे ज़्यादा दिव्यांग। तो सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग है वो हम सब के साथ तो पढ़ नहीं पाएगा दोस्तों। अब हम आते हैं एक और पहलू में। अभी देखिए हमने बताया क्या, बालक दो प्रकार के हैं, सामान्य बालक और दिव्यांग बालक। फिर हमने बताया दिव्यांग बालक भी दो प्रकार के हैं, आंशिक दिव्यांग, कम दिव्यांग और ज़्यादा दिव्यांग। अब हम आते हैं एक दूसरा जगह कि विद्यालय। विद्यालय भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, नियमित विद्यालय और विशेष विद्यालय। ठीक है। तो विशेष विद्यालय में कौन पढ़ेगा? तो विशेष विद्यालय में जो हमने आपको बताया था कि दिव्यांग दो तरह के हैं, आंशिक दिव्यांग और ज़्यादा दिव्यांग। तो ज़्यादा जो दिव्यांग है वो पढ़ेगा विशेष विद्यालय में। ठीक है। तो बाकी बचा हुआ कौन है? तो बाकी बचा हुआ आंशिक दिव्यांग है और उधर सामान्य बच्चा है। तो सामान्य बच्चा और आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा नियमित विद्यालय में पढ़ता है, सामान्य विद्यालय में पढ़ता है, जबकि विशेष दिव्यांग बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो विशेष विद्यालय में पढ़ता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों क्या? तो बालक दो प्रकार का, सामान्य बालक, दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक दो प्रकार का, आंशिक दिव्यांग और ज़्यादा दिव्यांग। फिर विद्यालय दो प्रकार का, नियमित विद्यालय और विशेष विद्यालय। तो ज़्यादा दिव्यांग चल जाएगा विशेष विद्यालय में और आंशिक दिव्यांग चल जाएगा सामान्य बच्चा के साथ पढ़ने के लिए RTE 2009 के तहत समावेशी कक्षा में। क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो विशेष बच्चा आया है RTE 2009 के तहत पढ़ने के लिए, आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चा के साथ, तो उसके लिए शिक्षक को विशेष शैक्षणिक योजना बनाना पड़ेगा और विशेष सुविधा देना होगा। यदि पीछे बैठता है तो उसको आगे बैठाना होगा, है ना। जिसको कम दिखता है और पीछे आया तो नियम के अनुसार पहले आओ पहले पाओ होता है क्लास में, लेकिन नहीं, यहाँ नियम बदलेगा और वह दिव्यांग बच्चा आगे वाला बेंच पर बैठेगा। यही तो समावेशन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार कर लेना ही समावेशन है। तो समावेशी कक्षा के तहत क्या होता है दोस्तों? दिव्यांग, आंशिक दिव्यांग सामान्य बच्चा के साथ पढ़ता है, विशेष सुविधा भी लेता है, विशेष शैक्षणिक योजना भी बनाना पड़ता है उसके शिक्षक को। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है दोस्तों? ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चा पढ़ता है। आधुनिक कक्षा स्मार्ट क्लास भी उसे कहते हैं, जौंडी भी आते हैं। और समावेशी कक्षा में RTE कानून आ जाता है। अब दोस्तों मैं बार बार दिव्यांग बोल रहा हूँ। देखिए विकलांग, पहले बोला जाता था विकलांग, विकलांग को अब आप विकलांग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब विकलांगता अधिकार अधिनियम बन गया है 2016। विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अब आप किसी को लंगड़ा, है ना, अंधरा, बहिरा नहीं बोल सकते हैं, आप पर केस हो जाएगा। तो विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 कहता है सार्वजनिक रूप से किसी भी सरकारी कार्यालयी भाषा में विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसके बदले दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल होगा। तो विकलांगता अधिकार अधिनियम विकलांग को दिव्यांग बना दिया 2016 के तहत, और RTE 2009 के तहत वही आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चा के साथ नियमित विद्यालय में एक साथ बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, विशेष सुविधा, विशेष शैक्षणिक योजना सहित उसी विद्यालय में पढ़ेगा। यह RTE 2009 का कानून हो गया दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों प्रगतिशील कक्षा और समावेशी कक्षा। अब हम दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसा पॉइंट्स जो हमेशा CTET के एग्जाम में आता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या करें और क्या नहीं करें।
तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लगभग 31 या 32 पॉइंट है और सीटेट में 5 नंबर निश्चित रूप से पूछा जाता है दोस्तों। तो अभी से मात्र आप 5 मिनट से ध्यान दीजिएगा तो 5 प्रश्न आराम से बनेगा। अब बहुत ही कंसेप्चुअल है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे क्या नहीं करें और क्या करें। आप पीछे पीछे दोहराइएगा तो अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। सबसे पहला है दोस्तों डर नहीं प्रेम। देखिए, बच्चों को डराना नहीं है बल्कि प्रेम से रखना है। उसको कोई भय नहीं होना चाहिए आपके कक्ष में। बच्चा को मन लगे, आप बच्चा से प्रेम कीजिए, ना कि सिर्फ उसे डराइए। तो डर नहीं प्रेम, निष्क्रिय नहीं सक्रिय। निष्क्रिय मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ाएं बच्चा जो ऊब कर सो जाए। बच्चा को एक्टिव होना चाहिए, है ना। सक्रिय होगा तभी ज्ञान का निर्माण होगा। तो निष्क्रिय नहीं सक्रिय। पहला क्या हो गया दोस्तों, डर नहीं प्रेम, निष्क्रिय नहीं सक्रिय। अभी हम सभी पॉइंट पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तीसरा है रटंत नहीं समझान। देखिए, रटंत कोई शब्द नहीं है, ये मेरे द्वारा दिया गया शब्द है। रटंत मीन्स रटना, स्मरण करना, याद करना। तो रटना, स्मरण करना, याद करना एक ही शब्द है। तो रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। समझ को समझना है। कोई भी फैक्ट्स हम पढ़ाएं तो उसका समझ विकसित हो बच्चों में, ना कि उसे वह रट जाए। तो रटंत नहीं समझंत। उसके बाद दोस्तों कक्षा जब आप संचालन करने जाएं तो कक्षा उबाऊ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका लेक्चर सुनते सुनते बच्चा झुकना शुरू कर दे, है ना। तो उबाऊ नहीं, रुचिकर होना चाहिए। जटिल नहीं सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम कठिन चीज़ पढ़ाना शुरू कर दीजिए और बच्चा उब जाए, झुकने लगे, है ना, या डांट दीजिए तो डर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उबाऊ नहीं, रुचिकर होना चाहिए। जटिल नहीं सरल होना चाहिए। अभिसारी नहीं अपसारी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभिसारी और अपसारी क्या है। अपसारी है जो सिर्फ एक ही प्रकार का चिंतन करता है, और अभिसारी एक ही प्रकार का चिंतन करता है और अपसारी एक से अधिक प्रकार का। यानी अपसारी का माइंड खुला हुआ होता है और अभिसारी का संचित होता है, संकुचित होता है अभिसारी का। तो इस पर चर्चा बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ रट जाइए। तो अभिसारी चिंतन नहीं अपसारी होना चाहिए। हतोत्साहित, बच्चा को हम हतोत्साहित नहीं करें बल्कि प्रोत्साहित करें। हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित। नकारात्मक नहीं सकारात्मक। कभी भी बच्चा को हम निगेटिव टिप्पणी नहीं करें कि तुम रे कभी नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम रे तुमसे कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम रे फेल कर जाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे निगेटिव इमेज बनता है आपके प्रति उसको। तो नकारात्मक नहीं सकारात्मक, दंडात्मक नहीं सुधारात्मक। परीक्षा जब आप लेते हैं तो उसको दंड देने का उद्देश्य मत बना लीजिए कि कम नंबर आया तो 2 छड़ी, 3 गलती तो 3 छड़ी, ऐसा नहीं। सुधारात्मक होना चाहिए। सुधारात्मक, दंडात्मक नहीं सुधारात्मक। आपका जो प्रश्न का प्रकृति है वो लचीला होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन एकदम मत दे दीजिए बच्चा को, ऐसा क्वेश्चन दीजिए जो बच्चा बनाए। तो मानकीकृत नहीं लचीला होना चाहिए। आप बच्चा को परिभाषा मत याद करवाइए, अवधारणा स्पष्ट करवाइए। परिभाषा नहीं अवधारणा स्पष्ट होना चाहिए। आप शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित पढ़ाइए। यानी शिक्षक ही सर्वे सर्वा नहीं हो, बालक भी सर्वे सर्वा हो, ऐसा पढ़ाना चाहिए। अवहेलना नहीं स्वीकार करना चाहिए। आप बच्चों का अवहेलना मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। नहीं पढ़ रहा है तो उसको एकदम साइड में मत रखिए। या ऐसा होता है कभी कभी देखा जाता है कोई शिक्षक जो है अपने जाति वाले बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को जो है रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर लड़का लड़की ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अवहेलना नहीं स्वीकार कीजिए, है ना। रिजेक्ट नहीं एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर नहीं एक्सेप्ट कीजिए, भेदभाव मत अपनाइए, समानता लाइए, निरादर नहीं सम्मान कीजिए। ये जो नहीं बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये ऑप्शन में रहे तो एकदम समझ जाइए कि गलत है ना। तो एक बार मेरे पीछे चलिए, बोलिए डर नहीं क्या, बोलिए पीछे से, डर नहीं प्रेम। डर नहीं प्रेम, निष्क्रिय नहीं सक्रिय, और रटंत नहीं समझंत, उबाऊ नहीं रुचिकर, जटिल नहीं सरल, अभिसारी नहीं अपसारी, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित, नकारात्मक नहीं सकारात्मक, दंडात्मक नहीं सुधारात्मक, मानकीकृत नहीं
लचीला और परिभाषा नहीं, अवधारणा, बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, अवहेलना नहीं, स्वीकार, रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट, इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट, भेदभाव नहीं, समानता और निरादर नहीं, सम्मान। तो कितना हुआ दोस्तों? 17। तो एक बार याद हो गया आपको? बोल सकते हैं, बोलिए तो। डर नहीं, प्रेम, अभिसारी नहीं, अपसारी, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। अब आइए 18वां, असंगत या कुसंगत नहीं बल्कि सुसंगत। यानी आप जो है चैप्टर से रिलेवेंट पढ़ाइए, इरिलेवेंट मत पढ़ाइए। तो असंगत या कुसंगत नहीं, सुसंगत होना चाहिए। अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए। अनर्थ या अर्थविहीन नहीं बल्कि अर्थ या अर्थपूर्ण होना चाहिए। अवबोधन होना चाहिए। देखिए, अवबोधन का भी अर्थ मीनिंग होता है अर्थ। तो अर्थ यदि नहीं रहा तो हाँ अवबोधन रहेगा। तो अवबोधन देकर ये मत समझ जाइएगा कि अवबोधन कुछ अलग है ना। तो अर्थविहीन नहीं, अनर्थ नहीं बल्कि अर्थ पूर्ण होना चाहिए, मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। असंबंधित नहीं, संबंधित होना चाहिए। असतत नहीं बल्कि सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आक्रमबद्ध नहीं, ऐसा नहीं कि इधर उधर बिना सिस्टम का हो। आक्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध होना चाहिए, सिलसिलेवार होना चाहिए। असंगठित नहीं बल्कि संगठित होना चाहिए। अलगाव नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चों से लगाव होना चाहिए। सहानुभूति नहीं, समानुभूति होना चाहिए। अव्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित होना चाहिए। गैर संदर्भानुसार नहीं बल्कि संदर्भानुसार होना चाहिए। एक मार्गीय शिक्षण नहीं बल्कि द्विमार्गीय शिक्षण होना चाहिए। एक मार्गीय हो गया शिक्षक केंद्रित, द्विमार्गीय हो गया बालक केंद्रित, जिसमें बालक को भी पूछना चाहिए। वन वे टीचिंग नहीं, टू वे टीचिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होना चाहिए। मुद्दा से अलग नहीं, मुद्दा से हटकर नहीं बल्कि मुद्दा केंद्रित पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों 31 पॉइंट है जिसको कि आपको हमेशा याद रखना होगा, है ना। तो आप एक बार और मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, इसको हमेशा याद रखना। ये देखिएगा दोस्तों लगभग ऑप्शन में मिलेगा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो दोस्तों बोलिए, सबसे पहला नंबर क्या है? डर नहीं प्रेम, डर नहीं प्रेम। तो सबसे पहला है दोस्तों डर नहीं प्रेम। बोलिए, डर नहीं प्रेम एक। दूसरा निष्क्रिय नहीं, सक्रिय। तीसरा रटंत नहीं, समझंत। चौथा उबाऊ नहीं, रुचिकर। पांचवा जटिल नहीं, सरल। छठा विसारी नहीं, अपसारी। सातवां हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित। आठवां नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। नौवां दंडात्मक नहीं, सुधारात्मक। 10वां मानकीकृत नहीं, लचीला। परिभाषा नहीं, अवधारणा। 12वां शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। 13वां अवहेलना नहीं, स्वीकार। 14वां रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट। 15वां इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट। 16वां भेदभाव नहीं, समानता। 17वां निरादर नहीं, सम्मान। 18वां असंगत या कुसंगत नहीं, सुसंगत। 19वां अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक। 20वां अनर्थ या अर्थहीन या अर्थविहीन नहीं बल्कि अर्थ या अर्थपूर्ण या अवबोधन। 21वां असंबंधित नहीं, संबंधित। 22वां असतत नहीं, सतत या निरंतर या लगातार। 23वां आक्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध या सिलसिलेवार। 24वां असंगठित नहीं, संगठित। 25वां अलगाव नहीं, लगाव। 26वां सहानुभूति नहीं, समानुभूति। 27वां अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित। 28वां गैर संदर्भानुसार नहीं, संदर्भानुसार। 29वां एक मार्गीय नहीं, द्विमार्गीय। 30वां वन वे नहीं, टू वे। 31वां एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं बल्कि दो तरफा होना चाहिए। 32वां मुद्दा से हटकर नहीं बल्कि मुद्दा केंद्रित होना चाहिए।
तो दोस्तों आप इसको स्लो करके भी सुन सकते हैं, लिख भी सकते हैं और इसके पीछे पीछे दोहरा भी सकते हैं। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, हमेशा लगभग ऑप्शन में इतना ही चीज़ रहता है। और कुछ बातें और होती है जिसको कि हम अभी ही चर्चा कर देते हैं, चिंता मत कीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमने आपको बोला था कि 10 वीडियो में आप 30 में 20 नंबर लाना सीख जाएंगे, 20 नहीं तो 15 तो पक्का है। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेरे कक्षा में जो विद्यार्थी हैं 30 में 30 लाते हैं एससीडीपी, एकदम हूबहू वही फैक्ट्स हमको समझना है और याद भी कर जाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं परीक्षा से हमेशा 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। परीक्षा जो है उसका प्रश्न लचीला होना चाहिए, मानकीकृत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और परीक्षा के बाद हम बच्चों को एकदम पिट नहीं दें, सुधारात्मक दृष्टिकोण से परीक्षा लें, दंडात्मक दृष्टिकोण से नहीं लें। प्रश्न, बच्चा जब प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये सीटेट का प्रश्न है। कक्षा से बाहर कर देना चाहिए? नहीं। बेंच पर खड़ा कर देना चाहिए? नहीं। अब हेलना करना चाहिए? नहीं। इग्नोर करना चाहिए? नहीं। सजा देना चाहिए? नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने की आज़ादी देनी चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, स्वतंत्रता हो उसे प्रश्न पूछने का, बेझिझक प्रश्न पूछे, ऐसा माहौल आपको बनाना चाहिए। दूसरा दोस्तों प्रश्न आता है त्रुटि या गलती या अनधिगम। देखिए अनधिगम अधिगम पर विशेष चर्चा बाद में करेंगे। इससे एक ही बात समझ लीजिए कि जब बच्चा त्रुटि करता है तो समझिए कि वो नहीं सीख रहा है, अनधिगम है, गलती कर रहा है। तो शिक्षक को क्या बच्चों को सजा देनी चाहिए, कक्षा से बाहर कर देनी चाहिए, खड़ा कर देना चाहिए, अवहेलना करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। गलती कर रहा है बच्चा तो यानी कुछ सीख रहा है, तभी ना गलती कर रहा है। तो इसका मतलब है कि शिक्षक को जब बच्चा गलती करे तो उससे एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा ठीक है गलती किया है, कोई बात नहीं। उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो गलती किया है, तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ गलती किए हैं तभी तो वो गलती किया है। यदि हम अच्छे से पढ़ाए होते, अब बच्चा अच्छा से समझ गया होता तो गलती करता नहीं करता। इसका मतलब है कि कोई बात है तो हम उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि गलती हुई है और हम उसे सुधारें अपने आप में, अपना शैक्षणिक योजना को सुधारें, पढ़ाने की विधि को सुधारें ताकि वह बच्चा अगला बार गलती नहीं करे। तो दोस्तों त्रुटि अनधिगम गलती होगा तो हमें सीखना चाहिए कि अगला बार बच्चा गलती नहीं करे, सुधार लाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। निगेटिव बात यहाँ नहीं लाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, एक नया कंसेप्ट को लेकर। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा प्रगतिशील कक्षा, समावेशी कक्षा। प्रगतिशील कक्षा ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट परियोजना सामूहिक कार्य के मदद से जब कक्ष का संचालन किया जाए तो उसे हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। जॉन डीबी इसमें मेन है और इसे स्मार्ट क्लासरूम भी कहते हैं, आधुनिक कक्षा भी कहते हैं। समावेशी कक्षा दोस्तों जब आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चा के साथ एक साथ बैठकर बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के विशेष सुविधा, विशेष शैक्षणिक योजना शिक्षकों के द्वारा जब मिले, जब ऐसा कक्षा संचालित हो तो समावेशी कक्षा कहा जाता है। और यह RT 2009 के तहत आता है, यह कानून के तहत आता है। और विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 क्या कहता है? विकलांग को आप दिव्यांग कहिए। ठीक है, इसी में दोस्तों हमने पढ़ा बच्चा 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य बच्चा और दिव्यांग बच्चा। दिव्यांग बच्चा 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक रूप से दिव्यांग और ज़्यादा दिव्यांग। विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, नियमित विद्यालय और विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय में ज़्यादा दिव्यांग बच्चा पढ़ेगा और नियमित विद्यालय में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा और सामान्य बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ेगा। ये सब RT 2009 के तहत आता है। अब हम दोस्तों आते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें, जिसमें हमने देखा परिभाषा नहीं, अवधारणा, रटंत नहीं, समझंत, अभिसारी नहीं, अपसारी, बाल शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, है ना। ये सब आया। 31 या 32 पॉइंट है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। फिर हम अभी चर्चा किए परीक्षा पर, परीक्षा से संबंधित प्रश्न कैसे आता है। तो लचीला नहीं, मानकीकृत होना चाहिए, क्वेश्चन औसतन होना चाहिए ना, सुधारात्मक नहीं, दंडात्मक नहीं, सुधारात्मक होना चाहिए।
प्रश्न पूछने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको सज़ा नहीं देंगे, है ना। त्रुटि अनधिगम गलती हुआ तो हम शिक्षक उसे स्वीकार करेंगे और सुधार भी करेंगे, है ना। सुधार होना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। आज मेरा ये चौथा वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि हर वीडियो पहले की अपेक्षा ज़्यादा समझ में आपको आता हो, और यदि कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट थोड़ा कर दीजिए तो अच्छा लगेगा और एनर्जी मिलेगा अंदर से, ताकि हम अगला वीडियो जल्द ही लाएं। तो दोस्तों ये ऑफलाइन क्लासेस का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है। इतना देर सुनने के लिए, शांति से सुनने के लिए, पीछे पीछे दोहराने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।